नमस्कार। आज की बात के इस अंक में मैं कुलदीप हिरान आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, जिस तरह से हम हर बार एक नए विषय के साथ और एक नए अतिथि के साथ आज की बात कार्यक्रम को लेकर आते हैं, उसी तरह से आज भी हम आपके समक्ष लेकर आए हैं एक ऐसी शख्सियत को जिन्होंने हिमाचल जैसे पहाड़ी प्रदेश को स्वच्छ और साफ रखने के लिए विशेष कदम उठाए हैं। दोस्तों, एक समय था कि जब इंसान की मूलभूत आवश्यकताओं में रोटी, कपड़ा और मकान ही आता था। एक अरसा बीता, वैश्वीकरण हुआ, मनुष्य की ज़रूरतों के साथ साथ ज़रूरतों के आयाम भी बदले और उसके बाद उनके परिणाम भी बदले। कुछ इसी तरह से इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन का भी एक विषय है जो वक्त के साथ साथ और भी गंभीर हो जाता है। तो इसी विषय पर चर्चा के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है हीलिंग हिमालयस फाउंडेशन के संस्थापक प्रदीप सांगवान जी। सर, आपका कार्यक्रम में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो प्रदीप सर, सबसे पहले आपके साथ डिस्कशन शुरू करने से पहले आपके इंट्रोडक्शन आप एक बार हमारे ऑडियंस को दे दें कि आपका किस तरह से इस क्षेत्र में आना हो और आप कहाँ से संबंध रखते हैं। मेरा नाम प्रदीप सांगवान है और मैं फर्स्ट वॉलंटियर हीलिंग हिमालयस फाउंडेशन अपने आप को इसे इंट्रोड्यूस करता हूँ। मेरे बाद बहुत सारे लोगों ने इसमें जुड़ने की कोशिश की और बहुत सारे लोग जुड़े भी हमारे साथ संस्था में। 2016 में इसकी शुरुआत हुई। शुरुआत करने का मेन मकसद, जो मुख्य कारण था, वो ये था कि लोग घूमने फिरने आते पहाड़ी क्षेत्रों में और सिर्फ अपने खुद के लिए ही वो यहाँ पे आते हैं, बट कुछ ऐसा किया जाए जिसमें कि लोग आएँ और कुछ ना कुछ नेचर को, सोसाइटी को, स्थानीय लोगों को कुछ ना कुछ दे के जाएँ। सो ट्रैवलिंग एंड ट्रैकिंग फॉर अ पर्पस एक कैंपेन मैंने शुरू की, जिसमें एक मिडिल पाथ हमने निकाला कि आप घूमने फिरने भी आएँ, अच्छे से घूमें, एंजॉय करें, बट एट द सेम टाइम पहाड़ों को कुछ ना कुछ अच्छी एक चीज़ दे के जाएँ, अपना नेचर, अपनी एनर्जी। तो वो उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए हीलिंग हिमालयस की शुरुआत हुई। जी, जिस तरह से आपने कहा कि ऐसे पहाड़ी क्षेत्रों को आप एक समृद्धि के तौर पर, आपने कहा आपकी एनर्जी लोगों को देनी चाहिए, जिस तरह से वो पहाड़ों पे घूमने आते हैं, या एक आपने कहा कि उद्देश्य के साथ एक यात्रा, एक ट्रैकिंग का आपने अनुभव शेयर किया, तो क्या यही एक कारण रहा कि आपका हिमालय से या इस क्षेत्र से लगाव रहा या जुड़ाव रहा और आपने इस फाउंडेशन की स्थापना की, या इसके पीछे कुछ और पुरानी कहानी है? कॉलेज के दिनों से ही एक्चुअली बहुत सारे मेरे दोस्त, जब मैं पंजाब यूनिवर्सिटी में था तो वहाँ पर काफ़ी सारे मेरे दोस्त हिमाचल से थे और बहुत बातें करते थे, हमारे पहाड़ ऐसे हैं, इतने खूबसूरत हैं, देवी देवताओं की भूमि है, ऐसे ऐसे स्थान हैं जहाँ पे आप जाके विश्वास नहीं कर पाएंगे। सो एक अलग से एक अट्रैक्शन क्रिएट हुआ, आकर्षण हुआ और मैंने कुछ शुरुआत में कोशिश की। 2009 में जब मेरी शिक्षा ख़त्म हुई तो उसके बाद मैंने हिमाचल में मनाली के एक छोटे से गांव में, कोठी गांव है, वहाँ पे मैंने अपने जीवन की यहाँ पे शुरुआत की। एक बहुत छोटा सा कैफ़े मैंने स्टार्ट किया और वहीं से मुझे जो जीवन शैली है, स्थानीय जीवन शैली है, उसका अनुभव हुआ। काफ़ी मुश्किल थी इतने हाई ऑल्टीट्यूड पे, और मैं मिलिट्री स्कूल से पढ़ा हूँ, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल अजमेर से। वहाँ एक स्कूल में रहने के बाद और सीधा फिर इन पहाड़ों में आना अपने आप में एक अलग ही एक्सपीरियंस था। समय लगा पर धीरे धीरे पहाड़ों से प्यार बढ़ा और जब जुड़ाव होने लगा इस स्थान से, तो इस स्थान को कर्म भूमि के तौर से मैंने देखा। और पर वैसा जैसा मेरा नज़रिया था वैसा बहुत सारे लोगों का और भी था। 2012 में एक बहुत बड़ी क्रांति आई, बहुत सैलाब आया टूरिज़्म का। यंगस्टर्स को ट्रैकिंग करना बहुत एकदम से, आई थिंक फिल्मों का उसमें बहुत बड़ा योगदान रहता है हमेशा ही। सो जब मैंने देखा कि इतने सारे लोग आ रहे हैं पर किसी को पता नहीं कि हम क्यों आ रहे हैं, बस हम आ रहे हैं यहाँ पे क्योंकि हमारे दोस्त आ रहे हैं, पीयर प्रेशर सॉर्ट ऑफ आप कह सकते हैं। पर उसमें क्या था, पर्यावरण का बहुत नुकसान हो रहा था और धीरे धीरे ये जर्नी ऐसे बिल्टअप होती गई। कभी पहले सोचा नहीं था 2009 में कि ऐसा कुछ करूँगा मैं हिमालयाज़ में या हिमाचल में, बट प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सामने आई और उसका समाधान खोजने की कोशिश की। मिलिट्री स्कूल में पढ़ाई की है तो ये एक हमें एज मिल सकता है कि कोई भी समस्या होती तो उसका समाधान निकालने की क्षमता होती। जी, तो जिस तरह से ये नाम रखा गया है हीलिंग हिमालय, उसका क्या तात्पर्य है? हीलिंग का जो तात्पर्य है, क्या ये उसी से आपने इंस्पायर हो के ये नाम अपनी ऑर्गेनाइजेशन को दिया, या फिर इसके पीछे दूसरे कारण हैं? हिमालयाज़ को हील करना तो हमारे जैसे सामान्य इंसान के वो नहीं है, बट मुझे ऐसा लगता है कि इस जर्नी में कहीं ना कहीं हम अपने आप को हील ज़रूर कर रहे हैं। और अगर हम खुद को हील करें, जो अंदर का कचरा उसको साफ़ करें, तो बाहर कचरा नहीं दिखाई देगा। तो ये एक सोच है और बहुत बड़ा एक लैंडस्केप है हिमालयाज़ का, जिसको कवर करना एक जीवन में तो बड़ा मुश्किल है। पर कोशिश ये है कि ऐसे उदाहरण
तैयार किए जाए समाज के लिए कि हार्ड वर्क और कंसिस्टेंसी के द्वारा लोगों को मोटिवेट किया जाए। और हीलिंग हिमालयज़ मेरा मतलब ऐसा है कि ये नाम मुझे बहुत अच्छा लगता है, और जब भी मैंने किसी से बातचीत की है तो उन्होंने कहा ये नाम इतना सुनने में अच्छा लगता है कि जी, बिल्कुल। ऐसा लगता है कि बहुत अच्छा कुछ काम हो रहा है यहाँ पे। हालांकि कई बार ऐसा भी होता है कि लोग सोचते हैं कि हम कोई हिमालयाज़ में दवाइयाँ बना रहे हैं और उस तरीके से, तो ऐसा भी होता है कई बार। बट जी, हाँ, सर आप बिल्कुल दवाइयाँ ही बना रहे हैं। जिस प्रकार से मैं कह रहा था कि मूलभूत आवश्यकताएं वो बदल चुकी हैं, और बदलते परिवेश के साथ हवा, पानी और मृदा का संरक्षण, उन्हीं मूलभूत आवश्यकताओं को हमें ध्यान में रखकर अपनी नीति निर्माण करनी होंगे। आने वाली पीढ़ियों तक अगर ये जो तमाम जो सुख साधन और संपदा है, वन्य संपदा है, अगर इसे सुरक्षित रखना है तो इस तरह की मूलभूत आवश्यकताओं पर हमें ध्यान देने की आवश्यकता है। इसके बाद मैं आपको और अपने दर्शकों को ये बताना चाहूँगा कि आपसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मन की बात में उन्होंने आपसे बात की है, तो आप उस समय के अपने हालातों के बारे में ज़रूर कुछ बताएं और किस तरह से आपका अनुभव रहा, उस बारे में कुछ कहें। वेल, हमेशा ही सरप्राइज ही मिलता है मुझे। वैसे 2019 में जब बातचीत हुई थी, मन की बात में जिक्र हुआ था, तब भी एक बहुत बड़ा सरप्राइज़ था। हालांकि जब ऐसे कुछ काम होते हैं, जब हमारे देश के प्रथम सेवक बातचीत करते हैं ऐसे इंसान के बारे में जो हिमालय के किसी कोने में साफ़ सफाई कर रहा है, जिसका बहुत ज़्यादा लोगों को पता नहीं होता है, जी, तो पहली बात तो उनको पता कैसे चलता है, ये एक अपने आप में आश्चर्यजनक बात है। पता चलने के बाद इंटरेस्ट कितना कोई शो करता है, वो एक अपने आप में दूसरी बात है। तीसरा, इस छोटी सी बातचीत से हमारे काम को कितनी मतलब हमारी कैपेसिटी कितनी बढ़ जाती है ऊर्जा, ना? बिल्कुल। ऊर्जा बढ़ती है, लोगों के साथ जुड़ाव बढ़ता है और हमें भी मोटिवेशन मिलता जी, है। बिल्कुल। सो ये अब दूसरी बार जब मन की बात में जिक्र हुआ और जब फ़ोन आया, जी, तो दोपहर को हमारे घर पे वहाँ पे डीडी न्यूज़ से लोग आए, तो उन्होंने बताया कि हम कुछ बातचीत करना चाह रहे हैं। उन्हें भी नहीं पता था, तो 3 बजे उनके पास फ़ोन आता है कि प्रधानमंत्री जी आपसे बात करेंगे। तो हम सब शॉक में चले गए, 10 मिनट हमें लगे रिकवर होने में। और जब फ़ोन आया तो पहला उनका सवाल था, और कैसा चल रहा है, सब बढ़िया चल रहा है, काम अच्छा चल रहा है। तो जब इतनी कंसर्न उन्होंने दिखाई तो मतलब अंदर से जो इमोशंस थे वो जगे, और मैं बाहर उसको शो नहीं करना चाह रहा था। उस टाइम पे मैंने कंट्रोल किया। और हमारे हरियाणा में एक कहावत है भाई, जंगल में मोर नाचे किसने देखे। सो अब हम कह सकते हैं भाई प्रधानमंत्री जी ने देखे। सो बड़ा एक अच्छा वो अनुभव था। इसके अलावा अगर हम बात करें तो सेलिब्रिटीज़ से आपका मिलना जुलना लगा था। हम आपके सोशल मीडिया को फॉलो करते हैं और उस पर देखते हैं कि आप काफ़ी सारी हस्तियों से मिल चुके हैं। अपने इस बारे में थोड़ा अनुभव दीजिए कि आप किस आदमी से या किस स्थिति से आप इस तरह से प्रभावित हुए, या किसी से आपसे कुछ विशेष कर सीखने को किसी से कुछ मिला हो? देखिए, सब लोग जुड़े हैं क्योंकि ये काम इतना अच्छा है। जी, बिल्कुल। दूसरा, उनको लगता है कि कंसिस्टेंसी जो है हमारे काम की, क्योंकि देखो बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस आई हैं पहले भी, बहुत सारे लोगों ने कोशिश की है साफ़ सफाई करने की, बट एक समय के बाद वो फिजल आउट हो जाते हैं, वो चीज़ नहीं सस्टेन नहीं कर पाते हैं। जी, बिल्कुल। थैंकफुली ये सब लोग जो बॉलीवुड के लोग हैं, सेलिब्रिटीज़ हैं, अच्छे लोग जो जुड़े हैं हमारे साथ, उन्होंने भी एक अच्छी एनर्जी हमें दी है और मोटिवेट किया है हमेशा कि आप इस काम को करें। 2017 में हमारे हरियाणा से ही हैं, रणदीप हुड्डा जी हैं, जी, उन्होंने एक हीरोज़ विदाउट मेकअप कैंपेन स्टार्ट किया। उसमें उन्होंने मुझे शामिल किया, हाईलाइट किया उस काम को। फिर उसके बाद यूएनईपी की जो एम्बेसडर हैं हमारे दिया मिर्जा हैं, उन्होंने भी काम को सपोर्ट किया। रिसेंटली भूमि पेडनेकर जो हैं गुडविल एम्बेसडर हैं, वो हीलिंग हिमालयज़ की, तो उन्होंने ज्वाइन किया और इन सबको काम अच्छा लगा। ये वो लोग हैं, ये वो शख्सियत हैं जिन्होंने खुद आके बोला कि हम आपके साथ जुड़ना चाहते हैं, है ना। तो उससे क्या होता है कि हमें लगता है कि हाँ, जो हम काम कर रहे हैं उसकी समाज में इज्जत है और लोग उससे जुड़ना चाहते हैं। और इन्होंने दिखाया है कि आप काम करते रहिए, लोग आपके साथ जुड़ते रहेंगे। जी। अगर हिमालय की पूरे क्षेत्र की हम बात करें, हिमालय क्षेत्र जैसा कि आपने पहले भी कहा और हम सब जानते हैं कि हिमालय क्षेत्र बहुत बड़ा क्षेत्र है, तो ऐसे में अब तक आप किन क्षेत्रों में काम कर सके हैं, आप और आपकी संस्था? देखिए, जब मैंने शुरुआत की थी, हमारा मेन जो मकसद था वो ये था कि जब हम ट्रैकिंग करते हैं तो साफ़ सफाई भी करें। जी, ठीक है। बट उसके बाद जैसे जैसे हमने कदम आगे बढ़ाए तो समस्याएं पता चली कि ये काम लोगों ने किया है और उन लोगों का काम क्यों नहीं आगे बढ़ पाया है। सो जैसे हम साफ़ सफाई करके आते 3 दिन के बाद, 4 दिन के बाद, किसी भी यात्रा पे, ट्रैक रूट पे या पिलग्रिमेज पे, सबसे पहले जो हमें दिक्कत आती थी, उसको फुट हिल पे अगर हम ले भी आते हैं, देखो एक फिजिकल चैलेंज होती है, लेके आते हैं, बट डिस्पोज ऑफ करने की हमारे पास जगह नहीं होती थी। किसी भी म्यूनसिपल काउंसिल या कॉरपोरेशन के पास जब हम वेस्ट लेके जाते थे तो उनका कहना था कि ये कचरा जो है हमारे क्षेत्र से बाहर का है, सो
लीगली टेक्निकली वो भी ठीक है अपनी जगह पे। सो वहाँ पे रिजल्ट आया कि जिस तरह से हर गांव में एक मंदिर है, एक प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर है, एक स्कूल है, वैसे ही वेस्ट मैनेजमेंट की फैसिलिटीज़ को क्यों नहीं हम उसको इंक्लूड करते हैं हमारे जो सोशल स्ट्रक्चर है उसमें। सो वहाँ पे हमने मटेरियल रिकवरी फैसिलिटी, वेस्ट कलेक्शन सेंटर या स्टोरेज सेंटर आप उसको कह सकते हैं कि कचरा जो है वो किसी के लिए लाइवलीहुड का सोर्स भी है, किसी के लिए वो मटेरियल है, किसी के लिए वो कचरा है, वेस्ट टू वेल्थ है। सो उसको कैसे हम उसको और ज़्यादा स्ट्रीमलाइन करें हमारे इस पूरे इकोसिस्टम में वेस्ट मैनेजमेंट के। तो वहाँ पे हमने ये फैसिलिटीज़ बनानी स्टार्ट की और फिर हमें ये था कि इमीडिएटली हम ट्रांसपोर्ट उसको नहीं कर सकते रिसाइकलिंग के लिए। सो वैसी वैसी हमने अलग अलग क्षेत्रों में आइडेंटिफाई किया कि कहाँ पे फुटफॉल टूरिज्म का बहुत ज़्यादा है। जैसे किन्नौर में सांगला वैली में बहुत ज़्यादा टूरिस्ट जाते हैं, खीरगंगा में जाते हैं, अटल टनल में पिछले 2 साल से 300 गुना टूरिज्म बढ़ गया है जी। तो यहाँ पे वेस्ट मैनेजमेंट का इकोसिस्टम मिसिंग था, उसको हमने वहाँ पे वेस्ट मैनेजमेंट यूनिट्स बनाई, कचरा वहाँ पे इकट्ठा किया, उसको सेग्रीगेट किया। सेग्रीगेट कैसे करना है उसके लिए एक्सपर्ट्स को बुलाया, लोकल टीम को तैयार किया और पूरा एक रेवेन्यू मॉडल उसमें तैयार किया कि जो कचरा हम वहाँ पे कलेक्ट करेंगे उसको रिसाइकलिंग के लिए रिसाइकलर्स तक पहुँचाना है। तो एक सप्लाई चेन, देखिए लेज जहाँ पे बनती है, कोई भी कंपनी का प्रोडक्ट कहीं पे बनता है, सो वो यहाँ पहुँच जाती है और उसका प्रॉपर एक सिस्टम होता है। मैन्युफैक्चरर होगा, होलसेलर होगा, रिटेलर होगा, कंज्यूमर होगा, बट उसको वापस कलेक्ट करके लेके जाना और रिसाइकलर तक पहुँचाना वो एक इकोसिस्टम नहीं था और उस पर हमने बड़ा ध्यान दिया। अभी हमारी 6 ऐसी फैसिलिटीज़ पूरे हिमाचल में हैं, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में है, कुल्लू में है, किन्नौर में है, लाहौल स्पीति में है, शिमला डिस्ट्रिक्ट में भी है। और डेली बेसिस पे हम 4.5 से 6.5 टन के बीच के करीब हम कचरा वहाँ पे इकट्ठा करते हैं और उसको सेग्रीगेट करके प्रॉपर एक सर्कुलर इकोनॉमी जिसको हम बोलते हैं कि वेस्ट मैनेजमेंट में हाई ऑल्टीट्यूड्स में सर्कुलर इकोनॉमी को कैसे इंट्रोड्यूस किया जाए। तो ये स्टेप बाय स्टेप किया हमने। सो इट कंक्लूड्स द रिसाइकलिंग प्रोसेस आल्सो। अभी हम जो है सिर्फ कलेक्ट कर रहे हैं, कैपेसिटी बना रहे हैं कि जितना वेस्ट जनरेट होता है उसको कलेक्ट करके वापस हमारी सेंटर्स में पहुँचाएँ। नेक्स्ट फेज जो है हमारा, पहला स्टेप था क्लीनिंग ड्राइव्स, एंगेजमेंट, लोगों को मोटिवेट करके साथ में जोड़ना। दूसरा था इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे डेवलप करें और तीसरा अब रिसाइकलिंग। हर डिस्ट्रिक्ट में अपने खुद के स्टेट के रिसाइकलिंग सेटअप्स होने चाहिए ताकि जो हमारा कचरा है उसको रिसाइकल करके हम यहीं पे इस्तेमाल करें। देखिए ट्रांसपोर्ट करना एक अच्छी बात है, बट ट्रांसपोर्ट करने का जो लॉजिस्टिकल फुटप्रिंट है और कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा हाई होता है। सो हम समस्या का समाधान करते करते पॉल्यूशन ज़्यादा ना करें, तो वो उसके ऊपर काम कर रहे हैं अभी। और थर्ड फेज में हमारा रिसाइकलिंग सेटअप्स होगा। हर कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में हम शुरुआत करेंगे, वहाँ पे हम कचरा जितना भी हम कलेक्ट करते हैं, जो मटेरियल कलेक्ट करते हैं उसको रिसाइकलिंग करने के भी सेटअप्स वहाँ पे बनाएंगे ताकि पूरा एक होलिस्टिक मॉडल बन जाए। आप लगभग सभी ज़िलों की बात कर रहे हैं, आप शिमला के बारे में भी ज़रूर बताएं कि शिमला में आपका अनुभव कैसा रहा। शिमला में देखो कम्युनिटीज़, यंगस्टर्स ने बहुत पार्टिसिपेट किया। बहुत सारे ऐसे पॉकेट्स हैं जहाँ पे ऐसे अच्छे फॉरेस्ट एरिया हैं, बट वहाँ पे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वो पिकनिक स्पॉट्स बन गए हैं जी। नेचर की हमने वैल्यू करना कम कर दिया है और हम कुछ भी करते हैं वहाँ पे पिकनिक स्पॉट उसको क्रिएट करके कचरा वहीं पे छोड़ के जाते हैं। मानसिकता जो है वो इतनी है कि जो चीज़ इस धरती पे है उसको हम कैसे एक्सप्लॉइट करें, वो यहाँ पे शिमला में काफ़ी सपोर्ट मिला। वॉलंटियर्स बेस बहुत बड़ा है हमारा शिमला में। जब भी हमें रिक्वायरमेंट होती है तो काफ़ी वॉलंटियर्स आते हैं, साफ़ सफाई करते हैं। वेस्ट मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने 2021 में एक कॉल सेंटर यहाँ पे स्थापित किया था, जिसमें हर घर में हमने कॉल किया था वेस्ट सेग्रीगेशन के लिए। उनका फीडबैक लिया था कि आपको समस्याएं क्या हैं, उसका पूरा एक हमने आकलन किया और फिर हमने उसको सबमिट किया जो कंसर्न अथॉरिटीज़ हैं कि ये समस्याएं हैं, इन चीज़ों पे हम काम कर सकते हैं। तो क्या परिणाम निकले उस सर्वे के? उस सर्वे में ये निकला है कि जो हमारी जो सप्लाई चेन का एक बहुत अभिन्न हिस्सा है, प्रमुख हिस्सा है जिसको हम बोल सकते हैं, वो है हमारे वेस्ट वर्कर्स और उनको कैसे स्ट्रेंथन किया जा सकता है जी। जो टॉप डाउन और बॉटम अप दोनों को कैसे मिला सकते हैं। एक जो हमारे कंसर्न ऑफिसर्स हैं जो ऑफिस में बैठते हैं, एक हमारे जो धरातल पे लोग जो काम करते हैं, उन दोनों को कैसे मिला के और एक भविष्य में उनको लेके जाएं ताकि समाधान अच्छे से निकले, क्योंकि दोनों में गैप बहुत है और उस गैप को ब्रिज कैसे करना है वो उसका क्रक्स था और उसके ऊपर हमने काम भी किया जी। और आपने वेस्ट मैनेजमेंट की बात कर ली, अभी तक आपके अनुभव की आपने बात कही, तो मैं जानना चाहूँगा कि अब तक आपके इस अनुभव के दौरान, आपने लगभग 7, 8 या 9 वर्षों की आप बात कर रहे हैं, इस दौरान आपका सबसे यादगार पल जो अच्छे पलों में गिना जाए या फिर सबसे बुरा पल, वो कौन कौन से रहे? एक्चुअली बुरे पल के ज़माने में ही अच्छे यादगार पल बनते हैं, है ना। और शुरुआती दौर बड़ा मुश्किल था,
घर से लड़ाई करके मैं आया था। मैंने पिताजी को बताया कि मैं ऐसा कुछ करने जा रहा हूँ, तो मेरे पिताजी खुद सामाजिक कार्य में बहुत आगे रहते हैं। तो उन्होंने एक ही बात कही कि अगर पूरा घर समाज सेवा में लग गया तो घर पे टेबल पे खाना कहाँ से आएगा, जो अपने आप में भी सोचने वाली बात थी उस टाइम पे। बट मैं उतना मोटिवेटेड और पैशनेट था कि मैंने डिसाइड कर लिया था, चाहे उसमें कोई रोक रहा है कुछ। तो मैं घर छोड़ के निकला, 2015 में यहाँ पे आया और 2016 में मैंने शुरुआत की। 3 साल तक मैं घर नहीं गया। दिवाली एक ऐसा त्यौहार होता है जिसमें हर कोई अपने परिवार के साथ जाता है। मेरे पास इतना भी वो साधन नहीं थे कि मैं घर पे पहुंचूं। वो 3 साल थे, वो बहुत अच्छे साल थे, क्योंकि उसमें बहुत सारी लर्निंग्स आई कि संसार वैसा नहीं जैसा आप सोचते हैं, और अगर आप कुछ हट के लीग से, जो लेस ट्रोडन पाथ जिसको हम बोलते हैं, अगर उस पर निकलते हैं तो बहुत सारे सवाल आपसे किए जाएंगे। सो उसमें एक डिटर्मिनेशन निकल के आया कि हाँ, एक इंसान कितना आगे तक जा सकता है, और अगर आपको कोई रोकने की, खींचने की कोशिश करता है तो आप में एनर्जी और बढ़ रही। सो वो था खीरगंगा की यात्रा की बातें हैं। जब हमारे पास बहुत सारे पैसे नहीं होते थे तो हम नीचे मणिकरण साहिब गुरुद्वारा में सुबह लंगर में खाना खा के जाते थे और पूरा दिन साफ़ सफाई करके ऊपर पहुंचते थे। वहाँ खीरगंगा में एक बहुत बुजुर्ग लेडी, उन्होंने हमें देखा, साफ़ सफाई हम कर रहे थे, और वो भी हमारे साथ जुड़ गए साथ के साथ, कि वो बोले बेटा मैं तो कब से इंतज़ार करूँ कोई ऐसे लोग आए जिनके साथ मिलकर साफ़ सफाई करूँ। और फिर हमारे पास ये था कि शाम को रुकने के लिए जगह भी नहीं थी और पैसे भी नहीं थे। उन्होंने बोला कि मेरे कैंप में आप रुको। खाना खिलाया अच्छे से, रात को खाना खिलाया, सुबह खाना खिलाया। जब हम मतलब सोच रहे थे कि पैसे के लिए पूछें, उन्होंने खुद ही बोला कि मैं बिल्कुल पैसे नहीं लूँगी आपसे। तो वैसे वैसे बहुत सारे अनुभव हुए, और ऐसे करते करते हमारे साथ लोग हर जगह पे, पराशर ऋषि में जाते तो वहाँ की मंदिर की सराय में लोग बोलते कि आप हमारे साथ रुको, हम आपके लिए खाना बनाएंगे। तो इस तरीके से मणिमहेश में जाते तो वहाँ पे अलग से लोगों का सहयोग, हाँ, आपको लोगों मिला का है। बहुत सहयोग मिला। ऐसा नहीं है कि इनिशियली देखो आपको अपने आप को प्रूव करना पड़ता है कि वी आर हेयर टू स्टे। हम यहाँ पे ऐसा नहीं कि 3 महीने कुछ काम किया और उसके बाद निकल गए। सो हम लोगों ने देखा कि ये लगातार काम कर रहे हैं और ये पीछे नहीं हट रहे हैं, उसके बाद आपको समर्थन मिलना शुरू होता है। और वही है, हर हर जगह पे ही होता है, आपको अपने आप को प्रूव करना पड़ेगा। जी तो सर, पिछले एक दशक से मैं भी पत्रकारिता क्षेत्र से जुड़ा हूं, और उस एक दौर में ऐसा कई बार हुआ है कि मैंने आपकी संस्था के बारे में या आपके किए गए कामों के बारे में समाचार पढ़े हैं या देखें। अगर देखा जाए, ये जो माइंडसेट है ये कभी बदलेगा नहीं, क्योंकि जो लोग कूड़ा फैला रहे हैं या कूड़े को डस्टबिन या फिर जो उसके यथावत जो जगह है उस स्थान पर जो छोड़कर जा रहे हैं, उन लोगों के दिमाग तक पहुंचना और उन लोगों को इस दिशा में जागरूक करने के लिए आपको क्या लगता है कि और क्या प्रयास किए जा सकते हैं? देखिए, मेरा जैसे 3-4 साल के एक्सपीरियंस के बाद मैंने ये चीज़ ज़रूर रियलाइज़ की कि जितना हम स्थानीय लोगों के साथ काम कर सकते हैं, उससे बढ़िया रिजल्ट्स कहीं नहीं आ सकते। हम कोई फैसिलिटी बनाते हैं तो अभी लोगों के दिमाग में जो है वो चीज़ ये होती है कि कचरा जो है और या वेस्ट मैनेजमेंट जो है, उसका मतलब है बदबू, मक्खियाँ, और उसके आसपास रहने के में बड़ी मुश्किलें पैदा होती हैं। वेस्ट मैनेजमेंट का जो बेटर पार्ट है उसको कभी हमने विटनेस नहीं किया है। सो हमारी कोशिश ये रहती है कि जिस गांव में हमने इकोसिस्टम तैयार किया है, बाकी पंचायत के प्रतिनिधियों को बुलाएं, उनको दिखाएं कि ये चीज़ इस तरीके से भी मैनेज हो सकती है। वो वहाँ से क्रॉस कर जाते हैं, उनको कोई स्मेल नहीं आती, तो वो बोलते हैं कि अच्छा इसमें तो कोई बदबू ही नहीं है। तो एक्सपेक्टेशन क्या है कि बदबू कहीं ना कहीं आएगी अगर कचरा प्रबंधन कहीं पे हो रहा है। तो उस मानसिकता को ख़त्म करना, लोगों को दिखाना कि ये काम इस तरीके से किया जा सकता है। डिपेंडेंसी क्रिएट बिल्कुल नहीं करनी है कि ऐसा लगे कि ये लोग आ रहे हैं तो बार बार यही साफ़ सफाई करेंगे। इसलिए जितने भी लोग होते हैं, खीरगंगा है या मणिमहेश है, तो स्थानीय लोगों को जोड़ के हम साथ में लेके जाते हैं। लोगों को हमारी जो साइट्स है उसमें विजिट करवाते हैं। उन साइट्स को विजिट करने के बाद कुछ ऐसे प्रधान हैं गाँव के जिन्होंने अपने गाँव में उस मॉडल को रेप्लिकेट किया। वो सबसे बड़ा सक्सेसफुल हमारे लिए मॉडल होता है कि कोई आके देखे, सीखे। हैंड होल्डिंग करते हैं हम। अगर आपको ज़रूरत है, आपके गांव में कुछ वेस्ट मैनेजमेंट के इश्यूज़ हैं, हम आपको बताएंगे कि तरीका क्या है। हर बार हम हर जगह पे नहीं हो सकते। सो वो एक एक इन्वायरमेंट ऐसा क्रिएट करना है कि लोग हमसे सीखें और उसको अपनी जगह पे, स्थानीय जगह पे लेके जाएं। ऐसा नहीं कि किसी ने साफ़ सफाई करनी है तो दिल्ली से हिमाचल आके ही करे। जी। अगर आप दिल्ली में हैं, आपके आसपास में कचरा हर जगह पे आज की डेट में है ना, कचरा दिख रहा है तब तक हम ठीक रहते हैं, नहीं होता तो लगता है, पैनिक हो जाता है कि अरे कचरा कहाँ चला गया। इतनी हमारे को वो आदत पड़ गई है। जी। सो अपने आसपास कहीं पे भी ईच वन टीच 10, आप हमारी कैंपेन्स में आते हैं तो आप सीख के जाएं और वापस जिस जगह पे जाते हैं अपने आसपास के लोगों को, खुद के घर में सबको एजुकेट करें। यही होता है एजुकेशन थ्रू ग्राउंड एक्शन। ये पूरा एक मोटिव है हमारा, क्योंकि देखो किताबें सब पढ़ रहे हैं, एनवायरमेंटल स्टडीज़ भी है हमारी, है ना।
हालांकि बहुत ज़्यादा उसको प्रायोरिटी नहीं मिलती है स्कूल कॉलेज में कि पास हो गए तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, है ना। तो इन्वायरमेंट का वो वैल्यू है हमारे बुक्स में। बिल्कुल। बट प्रैक्टिकली हम कितना सीख पाते हैं और कितना हमारे दिमाग में रिटेन कर जाती हैं सब बातें, तो हमने यही सोचा कि एजुकेशन थ्रू ग्राउंड एक्शन जो है सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे पूरे हीलिंग हिमालयाज़ की जो अप्रोच है या जो आइडियोलॉजी है। तो जितने लोग घर से बाहर आएँ, अपने स्लीव्स फोल्ड करें, कचरा उठाएं, और तब आपको पता चलेगा, क्योंकि अगर आपने किसी और का फेंका कचरा उठा लिया एक बार, तो जीवन में एटलीस्ट आप खुद नहीं फेंकेंगे। ये एक हमारी पूरी साइकोलॉजिकल एक थ्योरी जिसे आप कह सकते हैं कि लोगों के साथ समन्वय बनाने की। हाँ जी। इसके अलावा मैं जानना चाहूँगा कि आपके कार्य को अभी तक कितनी पहचान मिल चुकी है और आपको किन किन अवार्ड से नवाजा गया है? वेल, हाईएस्ट अवार्ड तो यही था कि प्राइम मिनिस्टर ने कॉल करके पूछा कैसा चल रहा है सब, तो उससे बड़ा कोई अवार्ड हो नहीं सकता है ना। और बाकी बहुत सारे हैं, जैसे 2019 में अनन्य सम्मान हमें मिला। स्टेट गवर्नमेंट उस टाइम के जो मुख्यमंत्री थे उन्होंने हमें सम्मानित किया एनवायरमेंटल लीडरशिप अवार्ड से। जी। रिसेंटली एक बहुत अच्छी मैगजीन है और बड़ा अच्छा उनका काम है, इंडियन रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म अवार्ड आउटलुक, जो उन्होंने अभी हमें पिछले हफ्ते ही सम्मानित किया हमारे काम को। सो बड़ा उनका अच्छा पैनल होता है जो डिसाइड करते हैं कौन अच्छा काम करें, तो काफ़ी ब्रेनस्टॉर्मिंग के बाद उन्होंने हमें चूज़ किया और एक नहीं 2 अवार्ड मिले हमें उसमें। तो ऐसे करके रिकग्निशन मिल रहा है और लोग समझ रहे हैं कि जो काम ये है इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। तो हमें भी पता चलता है कि हम भी सही रास्ते पे जा रहे हैं अगर लोग साथ में जुड़ते हैं या आपके काम की तारीफ करते हैं। प्रदीप सर, एक बात तो बिल्कुल तय है कि आप इस कार्यक्षेत्र में, समाज सेवा के इस कार्यक्षेत्र में आने से पहले आप ज़रूर ट्रैकिंग पसंद करते होंगे, तभी आप हिमालय जैसे क्षेत्र को प्रिजर्व करने के लिए एक सोच लेकर आगे बढ़े हैं। बिल्कुल हाँ, कि मेरा जो सर्कल भी था वो सारे क्रिएटिव लोग थे, उसमें सबसे डम मैं ही था क्रिएटिविटी के मामले में, है ना। तो उनके साथ बैठता था, सीखता था, देखते थे। म्यूज़िक मेरा काफ़ी म्यूज़िक से लगाव है और ट्रैकिंग एक पार्ट बन गया। पहले धीरे धीरे था ट्रैकिंग था कि एक कंपटीशन था कौन पहले पहुंचेगा, उसके बाद धीरे ऐसा हुआ कि नहीं, फिर हिमालय से कम्युनिकेशन जब हुआ अपने यूनिक वे में, जब हम मैंने हर साल एक मैं शेपर्ड कम्युनिटी के साथ बहुत, गद्दी समुदाय के साथ बहुत टाइम स्पेंड करता हूँ। पिछले 1 साल से मैं नहीं कर पाया, बट हर साल मैं 10 दिन उनके साथ समय निकाल के रहता हूँ और उनकी जो जीवन शैली है उसको देखते हैं कि इन्वायरमेंट के पास रह के वो कैसे एक कस्टोडियन है, वैसे ही हर कोई इंसान को होना ज़रूरी है। जी, आपने ये सब जानकारी दी प्रदीप सर, आप इस कार्यक्रम में आए, सबसे पहले आपका उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। तो दोस्तों, आज की बात के इस अंक से आपको ज़रूर कुछ नया सीखने को मिला होगा और उम्मीद करते हैं कि आप इन आने वाली 2 लाइनों को ध्यान से सुनेंगे और समझेंगे और अपने जीवन में इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे। किसी पहाड़ी क्षेत्र में मैंने एक पट्टी का पे लिखा पढ़ा, तो उस पर लिखा था कि टेक नथिंग बट मेमोरीज, लीव नथिंग बट मेमोरीज। यानी आप किसी भी क्षेत्र में ट्रैकिंग करने जाएं, घूमने फिरने जाएं, आप सिर्फ वहाँ से यादें लेके जाएं, अपने लिए स्मृतियाँ लेके जाएं, ना कि अपना कूड़ा करकट या कचरा वहाँ फेंक कर जाए और पूरे प्रदेश या पूरे पारिस्थितिकी तंत्र को बिगाड़ कर रख दें। इस कार्यक्रम को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है शीघ्र ही आपसे किसी और अन्य कार्यक्रम में मुलाकात होगी। नमस्कार।